मटेरियल सही नहीं लग रहा है। सही बात है बिल्कुल। नालियाँ देखिए सारी कैसी बनी है, किसी ने नहीं तोड़ा, जानवर चलते हैं टूट जाती है। आपके वार्ड में ये पानी, सड़क, ये काफी बड़ी दिक्कतें जो एक लंबे वक्त से सामने आती है। क्या लग रहा है आपको कि आखिर ये समस्या अभी तक क्यों खिंचती आई है? वाल्मीकि जाति से आता हूँ, तो हमारी जाति को मैंने देखा कि लोग बहुत प्यार करते हैं। कभी ऐसी चुनौती नहीं आई। मुझे लगा कि हमें बहुत लोग चाहते हैं। दोनों सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है, ज्यादा काम करवाने की फ्रीडम किस में ज्यादा मिली आपको? ये नगर निगम में ज्यादा है। अच्छा। एक पंचायत राज एक छोटा समूह है। आपके बेटे और बेटी की शादी राजनीतिक परिवार में हुई है, तो कई लोग ऐसी धारणा बना रहे हैं और कहते भी हैं कि आपको वहां से राजनीतिक सपोर्ट या एक सोच मिला है। देखिए, मेरी दोनों बेटियां चौधरी जगदीश नायर जी के घर में आई हैं। ये तो ठीक है कि मेरी बेटियां राजनीतिक घराने में गई हैं, लेकिन जो मेरी सेवा भाव थी वो तो मेरे माता पिता से मुझका। इस एरिया में काफ़ी मैंने काम किया, जैसे टिकावली है, टिकावली के शमशान घाट तक रोड बनाने का मेरा एक सपना भी था और सरपंच का भी था। और नगर निगम में चले गए तो अधूरा रह गया, वो आधा काम हो पाया था। अब मैं उसे पूरा करूँगा। बिजली के तारों के अलावा लोग एक और चीज से परेशान हैं, राशन। अच्छा, एक बड़ी हैरान करने वाली बात हमारे रिपोर्टर को वहाँ मिली। मटेरियल सही नहीं लग रहा है। सही बात है बिल्कुल। नालियाँ देखिए सारी कैसी बनी है, किसी ने नहीं तोड़ा, जानवर चलते हैं टूट जाती है। लोगों की आँखी के सामने इतना सब, पूरी एक ट्रॉली मसाला और एक कट्टा सीमेंट डाल, उसमें कोई नाली बनती है? जहाँ भी कोई दिक्कत है वो लोग मुझे आके बता सकते हैं, मैं मौके पे जा सकता हूँ। वैसे तो मैं हर साइड पे कई बार जाता हूँ। लोगों ने मुझे 9 बजे भी रात को घूमते हुए साइडों पे देखा है कि जैसे दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं रात को भी चला जाता हूँ, साइडों पे घूमता हूँ। और अभी तक ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई। जब आप पहली बार पार्षद बने तो आपके वार्ड की जनता ने संजीव कुमार को चुना था या विकास की उम्मीद को? आपकी जो सीट है वो रिजर्व्ड है, तो रिजर्व सीट से जो जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ड्रिल्स करनी पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक सवाल में कह दिया है कि मैं वाल्मीकि जाति से आता हूं, जो SC कैटेगरी में आती है। और रिजर्व सीट पे जाति के आधार पे देखें तो मेरी कितनी सी वोट होती है। मेरी उस वार्ड में मुश्किल से 400 से 500 वोट जाति के आधार पर देखा जाए तो। हाल ही में आप देख रहे हो कि फरीदाबाद की राजनीति में खेमे चल रहे हैं, तो क्या आप किसी एक खेमे का समर्थन करते हो? देखिए, मैं किसी एक खेमे का समर्थन ना करके ना, जो सही है उनके साथ में खड़ा। अच्छा। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आशु धारीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। एक शुरुआत की थी हमने एक सीरीज की जो काफी खास चल रही है, जिसमें हमारे गेस्ट चेयर पर आते हैं पार्षद, जिनसे हम जनता के सवाल करते हैं और विकास की बात करते हैं। साथ ही फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उस पर भी बात करते हैं और काफी करारे जवाब भी सामने आते हैं। तो आज ये सीरीज आगे बढ़ रही है और तीसरे एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। तो आज हमारे तीसरे एपिसोड के गेस्ट हैं पार्षद संजीव कुमार, वार्ड नंबर 34 से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंदुस्तान तहलका न्यूज पर। आज के इस खास पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं विकास के मुद्दों पर जो आपके वार्ड में हो रहे हैं या जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है फरीदाबाद की पॉलिटिक्स पे, जनता के सवाल भी आए हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर जब आपका पॉडकास्ट फाइनल हुआ तो आपके क्षेत्र में गए, आपके वार्ड में गए और जनता से सवाल किए कि आखिर वहाँ विकास कार्य कैसे चल रहे हैं। और आपकी ही जो जनता, जो आपके वार्ड के लोग हैं, उनके भी कुछ सवाल हमारे पास है आज जो हम आपसे करेंगे। और आप भी इस पॉडकास्ट में आखिर तक बने रहना, क्योंकि आपके पार्षद यहाँ बैठे हैं, आपके सवाल भी इस पॉडकास्ट के बीच में आएंगे। तो अब इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, फिर से एक बार आपका स्वागत है हिंदुस्तान तहलका न्यूज पर। आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर मैं सही हूं तो? जी। तो बिजनेसमैन से राजनीतिक सफर कैसे तय कर लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस परमात्मा को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे ऐसे माता पिता दिए और ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ से मुझे ऐसे सेवा का भाव मिलता रहा। जी। जो मेरी माता जी थी वो गांवों में पहले हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो दाई थी। अच्छा। तो
उनका जो सेवा भाव था वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिलती रही सेवा करना। और फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, स्कूल गए, शिक्षा प्राप्त करी, तो पता लगा कि जितनी भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां राजनीतिक पार्टियां एक ग्रुप, एक परिवार है। जी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक विचारधारा की पार्टी है, जो किसी की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। जी। तो बस वहीं से लगा, अगर हम किसी का और अच्छे से भला कर सकते हैं, जो हमारे माता पिता, हमारी माता जी ने किया सेवा भाव, तो सेवा का लक्ष्य ऐसा लगा कि भाई हम अगर भारतीय जनता पार्टी में एक सिपाही के रूप में काम करेंगे तो हम जनता का कुछ काम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। इसी को सोचते हुए हमने जो ना भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे। जी। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि आपका बैकग्राउंड तो राजनीति से नहीं है, माताजी भी आपने बताया कि हॉस्पिटल में कार्यरत थे, तो ऐसे में जब आप इस रास्ते पे चले राजनीति के, तो काफी संघर्ष, काफी चुनौतियां होंगी, तो उनके बारे में जरा जिक्र कर लेते हैं। देखिए, मेरे जीवन में ऐसी कोई चुनौती नहीं आई। अच्छा। मेरे जो परिवार था, मैं अभी आपको कह चुका कि मैं सबसे पहले तो अपने माता पिता को जी। चरण छू के उनका आशीर्वाद मेरे साथ है कि ऐसी उन्हों की जो सेवा थी वो गांव से ही हमें जो ना, उनके आशीर्वाद से ही हमें सरपंच बना दिया। 2005 से 11 तक सरपंच रहे गांव के। तो वहीं से जो ना सेवा भाव लगा कि भाई यदि हमें राजनीति में हिस्सेदारी मिलती है तो हम लोगों का अच्छे से भला कर सकते हैं। और हमें इतना गांव से प्यार मिला पहले से ही, हमारी माता के और पिताजी के जो कार्य थे उनके आधार पे लोगों ने हमें कभी किसी समस्या को आने भी नहीं दिया, और कभी हमारे पे कोई समस्या आई तो हमारे गांव वासियों ने हमेशा हमें सहयोग किया। तो कभी कोई जीवन में ऐसी समस्या महसूस नहीं हुई जिससे बड़ी कठिनाई आई हो, और लोगों का हमें हमेशा प्यार मिला। मैं ऐसी जाति से आता हूँ, मैं वाल्मीकि जाति से आता हूँ, तो हमारी जाति को मैंने देखा कि लोग बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे जहाँ भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ वो एक तरफा मुझे जिताया है। कभी ऐसी चुनौती नहीं आई। मुझे लगा कि हमें बहुत लोग चाहते हैं। जी। आप पहले पंचायत राज में रह चुके हैं जी, फिर अब नगर निगम में, तो दोनों के बीच में कभी आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? देखिए, जो सरपंची थी जी। उसमें डीडी पावर हुआ करती है। जी। अपने खाते होते हैं और अपने हाथ से चेक और सेक्टी काट के किसी भी काम को चालू करा सकते हैं। प्रोसीजर सेम है। यहाँ टेंडर प्रक्रिया है, वहाँ एस्टीमेट के आधार पे काम कर लिया जाता है। जी। तो यहाँ बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ हमें जो डिमांड लेटर देने होते हैं, भाई हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके आधार पे हमें सांसद जी और अपने एमएलओ से जो ना लेटर लिया जाता है, उसके आधार पे उनकी डिमांड लिख के पब्लिक की आगे पेश कर दिया जाता है और उसके एस्टीमेट वगैरह बन जाते हैं। दोनों सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है, ज्यादा काम करवाने की या अपनी डिमांड पूरी करवाने की फ्रीडम किस में ज्यादा मिली आपको? ये नगर निगम में ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि एक पंचायत राज एक छोटा समूह है, छोटी सी एक एरिया होता है, और नगर निगम में हमें जितना बड़ा क्षेत्र मिला है, लगभग 12 गांव आते हैं मेरे में, और 28 कॉलोनियाँ आती हैं और 28 सेक्टर। जी। तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और काम करने में इतने बड़े क्षेत्रफल में अच्छा भी लगता है कि भाई हम सारी जगह घूम के लोगों की समस्याएं सुने। तो इसमें ज़्यादा लगता है कि नगर निगम में अच्छा लग रहा है। जी। जैसे कि आपके बेटे और बेटी की शादी राजनीतिक परिवार में हुई है, तो कई लोग ऐसी धारणा बना रहे हैं और कहते भी हैं कि आपको वहां से राजनीतिक सपोर्ट या एक सोच मिला है, तो आप उन लोगों की धारणा को किस तरह से लेते हो? देखिए, मेरी दोनों बेटियां चौधरी जगदीश नायर जी के घर में भी आई है। अच्छा। जो तीसरी बार अभी एमएलए रहे थे पिछली बार भी। जी। तो ये तो ठीक है कि मेरी बेटियां राजनीतिक घराने में गई हैं, लेकिन जो मेरी सेवा भाव थी वो तो मेरे माता पिता से मुझ पर आई है। जी। तो जो लोग कहते हैं कि ये हो सकता है उन परिवार के एक सपोर्ट हो। देखिए, रिश्तेदारियों की सपोर्ट और एक दूसरे का देख रेख करना एक दूसरे का कर्तव्य होता है। तो उस तरीके से तो हम एक दूसरे की देख रेख करते हैं। उन्होंने भी मेरी सपोर्ट भी करी है और देख रेख भी करी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है आपके बारे में कि जिस कार्यालय में इस वक्त आप बैठते हैं, लोगों की वहाँ पे कंप्लेंट सुनते हैं, अपने विकास का प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी वक्त में वो ऑफिस आपने ही बनाया था। तो ये किस्मत कनेक्शन है या मेहनत का फल है? देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं। मैं जी। एक एज ए कॉन्ट्रैक्टर पे काम करता था, तो ये जी। एरिया पंचायत राज का यहाँ मैंने काम किया और आज मुझे वो रास्ते दिखते हैं जो मैंने बनाए आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले। जी। उन रास्तों को आज भी मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। और जिस सचिवालय में मैं बैठता हूँ, जी। ये मैंने ही बनाया था। इसमें बुपानी के सरपंच के थ्रू मैंने बनाया था इसको, और आज मुझे नहीं पता था कि इसमें कभी मुझे बैठना पड़ेगा। जी। तो ये मैं तो मानता हूँ ये एक परमात्मा का आशीर्वाद है। कोई जिस चीज़ को जी इस एरिया में काफ़ी मैंने काम किया, जैसे टिकावली है, टिकावली के शमशान घाट तक रोड बनाने का मेरा एक सपना भी था और जी। सरपंच का भी था। और नगर निगम में चले गए तो अधूरा रह गया, वो आधा काम हो पाया था। अब जी। मैं उसे पूरा करूँगा। जब आपने अपना पार्षद पद संभाला था तो सबसे पहली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ली थी आपने? देखिए, सबसे पहले मैंने जो पहले मैं 12 मार्च को जब रिजल्ट आया जी। तो काम को समझा। और काम तो मेरे पहले भी समझ में आ रहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्टर था। तो मैंने जब एस्टीमेट वगैरह बनाए तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझे रक्षाबंधन वाले दिन बुलवाने के लिए अपील करी, जो मेरे मित्र टाइप के बन गए थे सारे कॉलोनी में। तो उन्होंने कहा, भाई पार्षद जी चाय पीने आइए, बरसात आ रही थी। तो मैंने कहा, भाई मैंने कहा हंस के मैंने कहा आप मुझे अगर जो ऐसे स्लिप करके घेरना चाहते तो वैसे घेर दो। मैंने कहा मुझे पता है आप किस लिए मेरे को बुला रहे हैं, लेकिन अगली बार चाय पीने जरूर आऊँगा। और आज देखिए कि मोहनराम कॉलोनी जो लगभग 70% डेवलप हो चुकी है, उसमें बिजली के तार भी और ये भी सब। तो उस टाइम मुझे लगा कि भाई जो हमारी बहन बेटियां आ रही हैं आज कितनी समस्या में हैं, उन कॉलोनियों में निकलने के लिए जगह नहीं थी, कीचड़ हो रही थी, अच्छा। पानी भर रहा था। तो उसको ही मैंने देख के ना और ज़्यादा अपना लक्ष्य बनाया कि किसी कॉलोनी को भी कच्चा नहीं छोड़ा जाएगा, सबके रास्ते बनाए जाएंगे। मतलब वो आपको सड़क की हालत दिखाना चाह रहे थे, इसलिए कहते जी। कि आप चाय पीने आओ। जी जी। तो अगली बार फिर गए आप चाय पीने? देखिए, अगली बार अब आने वाला है मेरा। अच्छा। अब वो समय मेरा आने वाला है और अब तो मैं चाय पीता ही हूँ। जी। हर घर में, किसी भी घर में चला जाता हूँ, सब मेरा परिवार है। तो सड़क की क्या हालत है अब? देखिए, अभी तो अब आप लोगों ने तो इंटरव्यू लिया है जी। मोहराम का, तो आप देखिए वहाँ तार भी लग रहे हैं, खंबे भी लग रहे हैं और सारी कॉलोनी में A to Z जो ना तार खींच रहे हैं, खंबे लग रहे हैं, नालियाँ बन गई हैं, रोड बन गया है और अब सीवरेज का भी काम चालू हो जाएगा, पानी पे भी काम चालू हो जाएगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपके वार्ड को कितना बजट मिल चुका होगा और कितना आपने लगा दिया विकास में? देखिए, लगभग मेरे वार्ड में 60 से 70 करोड़ रुपए का बजट लग चुका है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और है कि हमारे जो वार्ड हैं वो पहली बार आए हैं नगर निगम में, तो सारे काम हमारे बिल्कुल कॉलोनियाँ और कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें 100% काम होना ही होना है। तो काम ज़्यादा हैं और लोगों की इच्छाएं भी ज़्यादा हैं और अब उसके हिसाब से अगर मुझे बजट मिलता है तो मैं उस काम को पूरा कर सकता हूँ। आपके वार्ड में ये पानी, सड़क और बहुत से ऐसे बिजली, ये काफी बड़ी दिक्कत है जो एक लंबे वक्त से सामने आती है। आपको क्या लग रहा है आपको कि आखिर ये समस्या अभी तक क्यों खिंचती आई है? देखिए, 2020 में पंचायत चली गई थी और नगर निगम ने हैंडओवर कर लिया था। अच्छा। 2020 के जो पीरियड में 25 तक कोई काम इन हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, किसी भी गांव में, किसी कॉलोनियों में कोई काम, मतलब काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और हमारे गांवों की और हमारे इस एरिया की हालत और बिगड़ गई 5 साल में। जी। और अब लोग बहुत परेशान थे, काम किसी ने किया नहीं। और जैसे पार्षद बने तो ऐसे लोगों की इच्छाएं भी थी भाई हमारे कुछ काम हो, और उतनी स्पीड से ही हमने कोशिश की कि हम काम करें। जी। तो सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी कमी क्या लग रही है आपको कि अभी तक विकास वहाँ हुआ नहीं था? देखिए, 2020 में जैसे पंचायत गई, उसके बाद नगर निगम ने कोई काम नहीं किया। अच्छा। 5 साल नगर निगम ने जो पीछे घेर दिया वार्ड को, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही। प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं हुआ उस टाइम।
आपने अभी कहा कि आपके वार्ड में विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर जब पहुंचे तो वहां पे कुछ महिलाएं मिली हमारे रिपोर्टर को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तारों के गुच्छे लगे हुए हैं, आजकल आंधी तूफान भी आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने जताया है कि एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम अपने पार्षद जी से ये कहना चाहेंगे कि कुछ खंबे लगवा दे, कुछ ट्रांसफार्मर वहां पर लगवा दे। देखिए, मैं अपने बिजली विभाग को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। जिन्होंने इतने बड़े टेम्परेचर में भी अभी भी आपके रिपोर्टर गए होंगे तो वहाँ काम चल रहा होगा कि उन्होंने बहुत अच्छे पैमाने पे जो समस्याएं थी उनको धीरे धीरे ख़त्म किया है। और वास्तविक कि ये जो बरसात आने वाली थी इनमें करंट आ सकता था, रोड पे पानी रहता है, पानी भरा रहता है जी। और सर्विस जो तारें थी जो लोगों के घरों को जा रही थी वो नीचे से लेके ऊपर तक बहुत बड़ा जाल टाइप का बना हुआ था। और उन बड़ी बड़ी कॉलोनियों में 70 से 75% काम जो पोल लगने थे और तार खींचने थे वो कवर हो चुका है, अभी काम चल रहा है। और सारी कॉलोनियों में लगभग पोल और तार खींच जाएंगे और सभी जितने भी एक घर हैं हमारे उन घरों में कितनी एक 100 केवी का जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कितने घरों तक जाना चाहिए उसके आधार पे प्लानिंग करके जो बिजली विभाग ने हमारे सहयोग से काम किया है तो उस पे काम चल रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा, बाढ़ बड़ा है और समस्याएं ज़्यादा थी इसलिए समय तो थोड़ा सा लग रहा है, बाकी काम बिजली विभाग की तरफ से भी बहुत अच्छा हुआ है। वैसे इस डिले की वजह क्या हो सकती है? बजट है या प्रशासनिक प्रक्रिया या जो राजनीतिक खींचतान चल रहा है, क्या वजह हो सकती है इसमें से? देखिए, प्रशासनिक मानूंगा मैं तो, राजनीतिक तो कोई समस्या है नहीं। जी। प्रशासनिक अगर हमारे अफसर सहयोग करें तो काम कभी रुकता नहीं। अच्छा, तो आपने कभी उन अफसरों से बात की? कभी हाँ, आपने जताया कि मेरे वार्ड का काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए मैं हमेशा अपने चीफ से भी बात करता हूँ, अपने एक्शन से भी बात करता हूँ और बड़ी समस्या पे कमिश्नर से भी बात करता हूँ जी। और आश्वासन मिलता है और कुछ काम करे भी हैं उन्होंने। और लेकिन कुछ कामों से मेरे वार्ड में पूर्ति नहीं पड़ रही क्योंकि उनको समझना पड़ेगा कि ये वो वार्ड है जिनमें कोई सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे शहर के वार्ड हैं, कुछ काम हो जाता है तो वो चमक जाता है उसी से। जी। और मेरा वार्ड तो बिल्कुल खाली पन्ना है, उसको तो मुझे कलर भरना है, तो उस कलर भरने के लिए बहुत बजट भी चाहिए और बहुत सहयोग भी चाहिए प्रशासन का भी और अपने अफसरों का भी। जी। बिजली के तारों के अलावा लोग एक और चीज से परेशान हैं, राशन, कि वो राशन के लिए जाते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा हमारे रिपोर्टर से कि सिर्फ अमीरों की पर्ची कट रही है, गरीबों की पर्ची नहीं कटती, और उनसे ये और कहा जाता है तुम्हारा राशन यहाँ नहीं है, वहां से जाकर लो। तो इस तरह की समस्या कभी आपके सामने आई तो क्या समाधान निकाला आपने? देखिए मैंने पहले जो मैं पार्षद नहीं बना था यहाँ से, तो पहले एक जगह ही पर्चियाँ कटती थी जी। गांवों में और मेरे आने के बाद मैंने कॉलोनियों में जगह जगह जहाँ ज़्यादा तादाद है वहाँ जाके लोगों को बोला कि भाई यहाँ कॉलोनी में बैठ के पर्ची कॉलोनी वाइज कटे। जी। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमारे वार्ड में जो जनसंख्या है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है वार्ड में और कुछ लोगों के जो राशन कार्ड है जैसे कि दिल्ली साइड से भी लोग आए हुए हैं और कई दूर से भी आए हुए लोग हैं, उनके अभी एड्रेस भी नहीं हुए हैं हमारे यहाँ के, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत समस्या आती है। जी। और अभी हमारे यहाँ डिपो की समस्या है, डिपो अभी है नहीं तो किसी को चार्ज दे रखा है और अभी बहुत जल्दी इसमें हमारे वार्ड में कई डिपो बढ़ जाएंगे तो ये समस्या बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। और मैंने अब पहले भी बोला था अपने वार्ड के भाइयों से कि अपने जो ना एड्रेस वार्ड के करवाएं और ताकि कोई भी सुविधा से आप लोग वंचित ना रहें। जी। अच्छा, एक बड़ी हैरान करने वाली बात हमारे रिपोर्टर को वहाँ मिली कि जो विकास कार्य चल रहा है आपके वार्ड में, जो नालियां बन रही हैं, उसमें उनका कहना है कि छोटी भी बन रही हैं और जो माल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और अगर ठेकेदार से कहा भी जाता है तो वो आगे से ये कह रहे हैं कि आपके कहने से थोड़ी काम होगा। तो देखिए जो वो मटेरियल आ रहा है तो क्या आपने उसकी जांच करवाई? देखिए मैंने हमेशा ऐसी कोई साइड नहीं है जिसमें मैं नहीं जाता जी। और मेरा हर कॉलोनी का हर वासी मेरे पास आता है जी। और मुझे बुलाता है और मैं जाता हूँ उनके पास। और जहाँ भी
कोई दिक्कत है वो लोग मुझे आके बता सकते हैं, मैं मौके पे जा सकता हूँ। वैसे तो मैं हर साइड पे कई कई बार जाता हूँ। लोगों ने मुझे 9 बजे भी रात को घूमते हुए साइडों पे देखा है कि जैसे दिन में टाइम नहीं मिलता तो मैं रात को भी चला जाता हूँ, साइडों पे घूमता हूँ। और अभी तक ऐसी कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई। एक छोटी नाली बनाएंगे या बड़ी बनाएंगे, जो एक टेंडर प्रक्रिया है, जो उनके टेंडर में दे रखा है, मैं उसके आधार पे ही बात करता हूँ कि ऐसा ना लगे कि मैं इस तरीके की बात करूँ कि खाली एक नेता वाली अनुभव है ही नहीं, कि मैं खुद एक स्वयं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो जो उनके एस्टीमेट में है जी उसके आधार पे मैं काम लेता हूँ। और देखिए, काम करने वाले से 19-20 कहीं कोई मिस्टेक होती है तो उसे सुधारने के लिए उसको बोला जाता है, और वो सुधारता है तो मैं उसको अच्छा मानता हूँ। जी, लेकिन जनता जो मटेरियल पर सवाल उठा रही है उसे आप किस तरह से देखोगे? देखिए, मटेरियल का हमारे जो जेई हैं, एसडीओ हैं, एक्शन है, हमेशा समय समय पे सैंपल उठाते हैं और उनकी सैंपल रिपोर्ट होती है। तो जी, अभी तक ऐसा आया नहीं सामने कि कोई सैंपल फेल आया हो। जी, तो अभी तक तो ऐसा सामने आया नहीं है। बाकी जनता ने कहा है, फिर एक बार मौके पे देख लेते हैं। कृष्णा कॉलोनी की शायद ये बातें हैं। जी वैसे मैं कृष्णा कॉलोनी अभी 3 बार घूम के आया हूँ पिछले सप्ते में ही, तो ऐसा लगा नहीं, लेकिन मौके पे जाके देख लेते हैं। और एक बात और भी आई थी इसमें कि भाई 4 इंची की जो चिनाई कर रखी है, कि जो जिसकी प्लॉट खाली है ना, वो 9 इंची की क्या है कि 9 इंची की जब चिनाई करेंगे तो 4 इंच उसकी प्लॉट में देना पड़ेगा, नहीं तो नाली टेढ़ी हो जाएगी रास्ते में। अब जिसकी दीवार लगी हुई है वहां तो 4 इंची की लगेगी जी, ईंट, दीवार साइड तो, और जहाँ प्लॉट पे बाउंड्री नहीं है तो वहाँ 9 इंची की लगानी है। लेकिन 9 इंची में 4 इंच प्लॉट वाले के में जाती है। अब प्लॉट वाले कई जगह ऑब्जेक्शन कर देते हैं, जो मेरे सामने आया, तो फिर वो 4 इंची की लगानी उस कॉन्ट्रैक्टर को मजबूरी हो जाती है, नहीं तो वो नाली टेढ़ी हो जाएगी। अच्छा। जब आप पहली बार पार्षद बने तो आपके वार्ड की जनता ने संजीव कुमार को चुना था या विकास की उम्मीद को? देखिए, विकास की उम्मीद को चुना था। जो मैं गांव नीमका से जैसे सरपंच रहा तो तालमेल तो गांवों के सारी जगह ही है। जी, मैं अपने गांव से तो पार्षद बना नहीं, वार्ड नंबर 34 से आके बनाऊं। तो गांव की जो आवाज़ थी, जो लोगों ने बोला, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे काम करने वाला है, तो उसके आधार पे लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया। और विकास पे विश्वास जताती है जनता। और अब मैं लोगों के घर जाना आना, बैठना, लोगों की समस्याएं घर तक सुनना, लोगों ने मुझे वोट देते टाइम कहा भाई वोट तो ले जाएंगे लेकिन बाद में कोई आएगा भी नहीं, तो वो लोग हंसते हैं, बोला भाई हमारा पार्षद तो जो ना महीने में 5 बार भी 6 बार भी आता रहता है, घूमते रहता है। तो विकास को चुना था और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, जो सबके विचारों को समझती है, सबको समझती है, सबको एक साथ लेके चलती है। सबका साथ और सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। जी। जैसे कि आपकी जो सीट है वो रिजर्व्ड है, जी। तो रिजर्व सीट से जो जनप्रतिनिधि आते हैं तो क्या उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ड्रिल्स करनी पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक सवाल में कह दिया है कि मैं वाल्मीकि जाति से आता हूं, जो एससी कैटेगरी में आती है, और रिजर्व सीट पे मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मुझे कहीं एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा। जैसे भी मैं इलेक्शन के लिए आया हूं, मुझे वार्ड के लोगों ने, और मेरी जाति के आधार पे देखे तो मेरी कितनी सी वोट होती है, मेरी उस वार्ड में मुश्किल से 400 से 500 वोट जाति के आधार पर देखा जाए तो मेरी तो जाति को इतना लाइक किया है कि एकदम से जो ना मुझे 55% वोटों से, और भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास जताया, तो मुझे कहीं ऐसी कठिनाई नहीं लगी कि एक्स्ट्रा कोई मेहनत करनी पड़ती है। जी। कभी अपने वार्ड के विकास की आप बात कर रहे हो तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरी कैटेगरी देख के सामने वाले ने पहले ही अपनी एक दृष्टि बना ली कि मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचा? कभी ऐसा फेस किया आपने राजनीति में? देखिए, कभी ऐसा चांस नहीं मिला मुझे। जी, मेरा और मेरे माता पिता का जो अनुभव रहा सेवा का, कि सामने वाले को अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो उसे चाहिए वो हम देते हैं, वो हमसे बड़े हैं, तो वो कभी हमसे गुस्सा नहीं करेंगे। यदि हमारी भावनाएं खराब हैं और हम उस नज़र से देखते हैं तो सामने वाला भी देख सकता है।
तो मेरी जाति से लोगों ने बहुत प्यार किया है। मैं तो ये अपने आप को बहुत नसीब वाला समझता हूँ कि मुझे इस जाति में जो पैदा किया परमात्मा ने। जी। हाल ही में नगर निगम की एक मीटिंग हुई थी जहां मंत्री विधायक काफी गुस्से में थे, आप गए थे उस मीटिंग में? देखिए, डेट बताइए कौन सी मीटिंग थी? अभी एक हाल ही में हुई थी जिसमें कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री हैं वो काफी गुस्से में थे। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने धोखाधड़ी की है उनको कीड़े पड़ेंगे। देखिए, वो दिशा की मीटिंग थी, उसमें हम लोग नहीं गए थे। अच्छा। और उसमें मंत्री और पार्षद जी, ओ सॉरी, एमएलए बैठे हुए थे, जी। विधायक जी बैठे थे। हाल ही में आप देख रहे हो कि फरीदाबाद की राजनीति में खेमे चल रहे हैं, तो क्या आप किसी एक खेमे का समर्थन करते हो? देखिए, मैं किसी एक खेमे का समर्थन ना करके ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, और उसमें भी जो सही है उनके साथ में खड़ा हूं। अच्छा, तो आपके हिसाब से सही कौन है? देखिए, जहां बहुमत है, बहुमत की अनदेखी नहीं हो सकती, तो बहुमत के साथ खड़ा हूं। तो आप कह रहे हैं कि जहां बहुमत होगा वहां सब ठीक होगा। जी, तो आप बहुमत के साथ जाना चाहते हैं? मैं बहुमत के साथ खड़ा हूं और जाऊंगा, और हूं अभी तक। तो क्या एक राज्य की राजनीति में खेमे बनना ठीक है आपके हिसाब से? देखिए, राज्य की राजनीति में खेमे नहीं है, ये मन के आपस के किसी के विचार हो सकते हैं जी। लेकिन राजनीति में कोई खेमा नहीं है। ऊपर से जो आदेश आते A to Z सब लोग मान लेते हैं। जी। कारण बताओ नोटिस, आज अजय बैसला ने भी अपना जवाब दे दिया है जो पार्षद हैं, तो ऐसे में आपने क्या अभी तक अपना जवाब दिया है? देखिए, जो 34 पार्षदों ने जो जवाब दिया उसमें मैं भी एक आता हूँ। जी। मैं भी उस 34 में से एक हूँ। जी। तो हमने कल अपना जवाब जमा करा दिया था। तो आपके हिसाब से इलेक्शन क्यों नहीं हुए? देखिए, इलेक्शन कराना, जो हाउस की मालिक है हमारी मेयर मैम, उनकी जिम्मेवारी और हमारी कमिश्नर की जिम्मेवारी बनती है। जी। और उन्होंने जब हमें बुलाया तो हम उस मीटिंग में सारे लोग पहुंच गए थे, सारे विधायक पहुंच गए थे, मंत्री कृष्णपाल जी पहुंच गए थे, और हम लोगों ने वहाँ इंतज़ार किया था। और वहाँ मौके पे हमारी मेयर मैम नहीं आ पाई, और कमिश्नर जी थोड़ी टाइम के लिए आए, वहाँ से निकल गए, फिर कमिश्नर साहब भी नहीं आए। तो 5 घंटे और करीब हम लोगों ने इंतज़ार किया वहाँ। तो वो मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जब हाउस की मालिक नहीं है और कमिश्नर नहीं है तो मीटिंग नहीं चल सकती थी, वो इलेक्शन नहीं हो सकता था किसी तरीके का, उसमें चुनाव का कोई काम हो नहीं सकता था। जी। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर, आप किसे देखना चाहते हो? देखिए, जिसमें योग्यता हो। फिर भी अपनी तो एक पसंद होगी, वोट के लिए तो आप जाएंगे। देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। जी। वो जिसे चुन के भेजे। मैं तो अपना सुझाव यही देना चाहता हूँ कि देखिए, कई बार के हमारे पार्षद हैं जिनको ज्ञान है इस चीज़ में, तो हमें अनुभवी व्यक्ति चाहिए। जिसमें अनुभव होगा तो काम की हमारी स्पीड बन सकती है। तो अब अनुभव नहीं है तो काम तेजी से नहीं चल सकता। जी। 200 करोड़ का घोटाला, ये तो काफी बड़ी खबर है फरीदाबाद के लिए भी, और हमेशा चर्चा में रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का कहना है कि बिना सरकार संरक्षण के ये पॉसिबल नहीं था। तो आप कितना समर्थन रखते हैं इस बात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी गलत के साथ नहीं खड़ी होती। जी। और ये मामला देखिए, इसमें जो दोषी थे वो बंद भी हुए, जेल भी गए, और कोर्ट में भी चल रहा है। जो कोर्ट का निर्णय वो सबको मान्य है, तो किसी ने किसी को छुपाया नहीं। ये तो वो वाली बात हो जाएगी कि छोटा मुंह बड़ी बात है। ये तो कांग्रेस वाले जानते हैं कि ये जो बीज जो पैदा हुआ भ्रष्टाचार का, जी। तो 70 साल जो राज करा कांग्रेस ने, उन्होंने जो पौधा लगा के आज वृक्ष बना के सबके सामने थमा दिया ये भ्रष्टाचार का, तो ये वृक्ष इतनी जल्दी तो सूखेगा नहीं, इसमें समय तो लगेगा। लेकिन ये वृक्ष तो जो भ्रष्टाचार का वृक्ष था, ये तो कांग्रेस ने लगाया था, आज से तो नहीं चल रहा था ये।
और कांग्रेस चाहती है कि आज हम इसे सुखा दें, इतनी जल्दी तो ये सूखेगा ना, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। इस पे काम चल रहा है और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। अगर आपके यहाँ रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, हमने आपके वार्ड के लोगों से बात की थी, तो वो तो अपने हिसाब से कोई 8 नंबर दे रहा है, कोई 9 नंबर दे रहा है, कोई 10 नंबर दे रहा है। अगर आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है और आपसे 2 मैं सवाल करना चाहूंगी कि एक काम जिसको आप अपनी उपलब्धि बताओगे और एक काम आपको लगेगा कि अभी इस पर और काम मुझे करना चाहिए, तो वो आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? देखिए, मैंने जो देखा है मेरे वार्ड में कॉलोनियां बहुत ज़्यादा हैं जी और जो कॉलोनियां काटी गई हैं वो इस ढंग से काटी गई है कि उन्होंने ना तो कोई पार्क छोड़ी गई है, ना किसी बारात घर के लिए जगह छोड़ी गई है। अच्छा। अब वो बड़े नॉर्मल परिवार हैं मेरे, वो बड़ी शादियां बाहर जाके बड़ा खर्चा नहीं कर सकते। उनके लिए मैं 3 से 4 जो कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहता हूँ, जिसमें कम खर्चे में मेरे वार्ड के लोग मेरी बेटियों की बेटों की शादी कर लें जी और वो थोड़े खर्चे में सारा काम हो जाए। इस तरीके से मेरे पहला टारगेट भी था और आज तक फाइनेंस कमेटी नहीं बन पाई, इस कारण क्योंकि ये 2.5 करोड़ से ऊपर के बजट हैं। जी इस वजह से ये काम अभी तक डिले चल रहा है। और जैसे भी फाइनेंस कमेटी बनती है, सबसे पहले मैं अपने वार्ड में बारात घर, जिनको कम्युनिटी सेंटर कहते हैं, बड़े बड़े बनाना चाहता हूँ, जिससे मेरे वार्ड के जो लोग हैं, वो गरीब जो लोग हैं, वो उसमें शादी कर लें। आपके वार्ड के लोग जो बिजली के खंबे और मटेरियल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, बिजली विभाग के लिए तो मैं पहले भी धन्यवाद कर चुका हूँ कि उन्होंने जितनी स्पीड से जिस टेम्परेचर में काम किया, जी और काम को कवर करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा और दिन प्रतिदिन जनसंख्या वार्ड में बढ़ रही है। मान ले कि हर महीने 100 घर लगभग बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या है कि लोड बढ़ रहा है। लोड बढ़ रहा है तो अब ट्रांसफार्मर कम थे, अब ट्रांसफार्मरों की डिमांड भेज दी है, जगह जगह ट्रांसफार्मर और खंबे तो लगी रहे, वो तो प्लानिंग पूरी कर रखी है। जी जी हर कॉलोनी में खंबे और तार खिंच जाएंगे, उसके लिए तो निश्चिंत रहे मेरे वार्ड के, मेरे परिवार के लोग। जी। तो वार्ड नंबर 34 के लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने पार्षद को सुन रहे हैं। आपके जो सवाल थे हमने आपके पार्षद के सामने रख दिए हैं और इनके जवाब भी आपने सुन लिए हैं। तो आज हमारे इस पार्षद स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज एपिसोड नंबर 3 में पार्षद संजीव कुमार वार्ड नंबर 34 से हमारे साथ गेस्ट चेयर पे हैं। हमने कई ऐसे बात की जो मुद्दे जरूरी थे, जो जनता ने अपने पार्षद के लिए हमारे रिपोर्टर के हाथों भेजे थे कि वो आपके सामने हम वो सवाल रखे और उन्हें जवाब मिल सके। हमने इनकी जिंदगी के बारे में, इनके सफर के बारे में जाना कि कैसे बिजनेसमैन से आज पार्षद हैं, पार्षद की कुर्सी पे हैं, अपने वार्ड में विकास कार्य कर रहे हैं और फरीदाबाद में जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज चल रही है उन पर भी हमने खुलकर बात की। तो ये पूरी कॉन्वर्सेशन मेरी और पार्षद संजीव कुमार की बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और अभी भी कोई सवाल अगर आपके पार्षद जी से करना रह गया है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। मैं आशु धारीवाल अब आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर से जुड़ूंगी आपके साथ एक नए